वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मानव के मूल सिद्धांत के जो वीडियो थी उनकी कड़ी में अंतिम और तीसरा वीडियो है, उसमें पढ़ेंगे वातावरण समायोजन का सिद्धांत। इससे पहले के दो वीडियो में मानव भूगोल के दो मूल सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और पार्थिव एकता का सिद्धांत, उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल के विभिन्न भागों का अध्ययन है वो भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है, परंतु मानव भूगोल में क्या करते हैं हम कि मानव भूगोल में मानव की केंद्रीय स्थिति मानकर, मानव को केंद्र में रखकर धरातल के परिवर्तनशील स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। अतः जो प्राकृतिक वातावरण है उसके विभिन्न तत्व जैसे कि भूमि की बनावट, जलवायु के कारक आदि, ये सब जो मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये वातावरण और इनके जो अलग अलग तत्व हैं, सांस्कृतिक वातावरण के अलग अलग तत्व जैसे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि में भी इन सब तत्वों को भी या फिर इनके अलावा भी मनुष्य की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनको ये प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण है उसके विभिन्न तत्व होते हैं, वो मानव के विभिन्न क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। जो इन विभिन्न तत्वों से प्रभावित होने के साथ साथ मनुष्य जो अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीकी ज्ञान, इन सब के आधार पर इन कारकों के साथ अनुकूलन करता है और कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन निर्वाह के अनुसार इनको रूपांतरित करने की चेष्टा करता है। तो ये जो अनुकूलन और रूपांतरण करने की प्रक्रिया है, किनमें? प्राकृतिक तत्वों उनके घटकों को जो उनको रूपांतरित करने की प्रक्रिया और स्वयं उनके अनुकूल बनने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम बोलते हैं वातावरण समायोजन। इसे ही वातावरण समायोजन कहा जाता है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राकृतिक इन सब तत्वों में विविधता पाई जाती है। अतः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को विभिन्नता का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। इस प्रकार इसीलिए इस सिद्धांत को क्षेत्रीय विभेदीकरण या फिर क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी कहते हैं। जो वातावरण समायोजन का सिद्धांत है, इसके दो अलग नाम क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी हैं। जो पृथ्वी का ऊपरी भाग जिसे हम भूपर्पटे कहते हैं, इसमें अनेक विविधताएं और विभिन्नताएं हैं। धरातल पर कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान, झील, महासागर, गहरी खाइयाँ आदि अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इसी प्रकार जो जल है वो और स्थल, इन दोनों के वितरण में भी विषमता पाई जाती है। जैसे कि हम देखें कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की तुलना में जल भाग अधिक है। जलवायु के जो विभिन्न कारक हैं, तापमान, वर्षा, पाला, ओश, आर्द्रता, वायुदाब, इन सब का वितरण भी धरातल पर विषमता युक्त है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें तो भूमध्य रेखीय भाग हैं, वहाँ पर तापमान उच्च होता है और वर्षा अधिक होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, तापमान अधिक होता है। जबकि इसके विपरीत रेगिस्तानी क्षेत्र में देखें तो रेगिस्तान दोनों तरह के होते हैं, शीत और उष्ण। तो तापमान अति उच्च या अति निम्न हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ वर्षा की वहाँ रेगिस्तान में कमी होती है। वर्षा की कमी होने के कारण वहाँ वे क्षेत्र वनस्पति विहीन रहते हैं, लगभग वनस्पति विहीन रहते हैं।
इसी प्रकार सांस्कृतिक वातावरण के तत्व हम देखें, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि रहन सहन है, खान पान है, रीति रिवाज, परिवहन, उद्योग, बैंकिंग, तकनीकी, ये सब भी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मात्रा में अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। इन्हीं विविधताओं और विषमताओं के कारण एक क्षेत्र के मनुष्य जब दूसरे क्षेत्र में या दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ के वातावरण के अनुसार तो वहाँ के जो उनका जो वातावरण है उसके अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। तो खुद को बदलने की कोशिश करते हैं या फिर जो वातावरण है उसमें परिवर्तन की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं क्या क्या, अनुकूलन और रूपांतरण या परिवर्तन, ये दोनों मिलाकर वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहलाता है। तो वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए मनुष्य को मुख्य रूप से 2 क्रियाएं करनी पड़ती हैं। बार बार हम ये चीज़ देख रहे हैं कि 2 कौन कौन सी क्रियाएं, या तो अनुकूलन अडेप्टेशन या फिर रूपांतरण या परिवर्तन मॉडिफिकेशन। अनुकूलन क्या होता है कि मनुष्य जब वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है, अपने आप को समायोजित करता है, तो यह क्रिया अनुकूलन कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। यह अनुकूलन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन क्या होता है कि आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत क्या क्या आता है कि वातावरण के अनुसार बोलचाल, खान पान, रहन सहन आदि के अनुसार अपने आप को बदलता है। जब कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है तो जलवायु के विभिन्न कारकों के आधार पर उसके शारीरिक वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है। अगर जैसे कि हम देखें कि कोई यूरोपीय देश का परिवार है, यूरोपीय देशों के कोई लोग हैं, वो भारत के दक्षिणी भाग या फिर अन्य जो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जाकर रहता है, तो उनके शरीर की जो त्वचा का रंग है वो धीरे धीरे थोड़ा सा डार्क होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को ही आंतरिक अनुकूल ये प्रक्रिया है, ये आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत आती है। यह ऐच्छिक और अनैच्छिक या प्राकृतिक, ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक यूरोपियन परिवार जब केरल में जाकर बसेगा तो प्रतिदिन की आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो खरीदने के लिए बाज़ार जाना पड़ेगा। तो वहाँ क्योंकि मलयाली भाषा वो जानते नहीं हैं तो मलयाली भाषा सीखनी पड़ेगी, और इसके अलावा वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, उसके बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार जो यूरोपियन परिवार यहाँ केरल आया था, वो केरल में आने के बाद वहाँ की भाषा सीखी उसने, वहाँ रहने के उन लोगों के अनुसार उनकी संस्कृति सीखी, खान पान रहन सहन के नए नए तरीके सीखे। तो ये उनका ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहलाता है कि उन्होंने खुद का जो जीवन है उसके लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए खुद में परिवर्तन किया। तो ये ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहता है। जब यह परिवार लंबे समय तक यहाँ रहेगा, बहुत दिनों तक यहाँ रहता है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ जो आगे की पीढ़ियाँ आएंगी उनकी त्वचा में कुछ श्याम वर्ण के कण बन जाएंगे। यह परिवर्तन अनैच्छिक या आंतरिक अनुकूलन कहलाएगा। आंतरिक अनुकूलन दूसरा भाग है ये अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन, इसे प्राकृतिक अनुकूलन भी कहते हैं। फिर मलयाली समाज जो केरल समाज है उसके रहन सहन, उसके वेशभूषा, उसको अपनाना, ये बाह्य अनुकूलन है। मनुष्य द्वारा दूसरे क्षेत्र में जाकर बसने पर वहाँ की वेशभूषा के अनुसार अपनी वेशभूषा को भी बदल लेता है, यही मनुष्य का बाह्य अनुकूलन कहलाता है। फिर है दूसरी प्रक्रिया, वातावरण के साथ जो समायोजन करने के लिए 2 क्रियाएं थी, उनमें दूसरी क्रिया है अनुकूलन। अनुकूलन पहली प्रक्रिया थी, दूसरी है रूपांतरण। तो रूपांतरण भी 2 प्रकार का है, प्राकृतिक वातावरण में रूपांतरण और सांस्कृतिक वातावरण में रूपांतरण। प्राकृतिक वातावरण में रूपांतरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि
पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेती है, मृदा को खोद डालकर उसको उर्वर बनाना और सिंचाई का विकास, ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक वातावरण में रूपांतरण। इसके साथ साथ सांस्कृतिक वातावरण में रूपांतरण के अंतर्गत भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान और अन्य वहाँ उस क्षेत्र विशेष के जो तौर तरीके हैं उनमें परिवर्तन, उनमें रूपांतरण है वो सांस्कृतिक रूपांतरण के अंतर्गत आता है। अब अगला हम देखें कि समायोजन का जो प्रादेशिक पक्ष है वो क्या होता है? रीजनल एस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि चूँकि वातावरण समायोजन में सार्वभौमिक समानता नहीं होती वरन स्थानिक भिन्नता मिलती है, जिसे कि समायोजन का प्रादेशिक पक्ष कहते हैं। मतलब एक जगह पर जो वातावरण का समायोजन है उसकी मात्रा और उसका प्रकार, उसका प्रारूप अलग होता है दूसरे क्षेत्र से, तो इसको हम बोलते हैं कि समायोजन का प्रादेशिक पक्ष। इसमें जो स्थानिक भिन्नता आती है उसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? उसके मुख्य कारण हो सकते हैं धरातलीय उच्चावच या फिर जलवायु। जैसे टुंड्रा प्रदेश की शीत जलवायु है, उसमें रहने वाले लोग खाल और समूर के वस्त्र पहनेंगे, जबकि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो लगभग अर्धनग्न अवस्था में रहती हैं, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा विश्व स्तर पर होने के साथ साथ प्रादेशिक स्तर पर भी मिलता है, जैसे कि भारत के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्म काल में भी लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर है वो क्षेत्र, और ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ तापमान कम रहता है, जबकि इसी समय दक्षिणी भारत में भीषण गर्मी पड़ती है। वातावरण समायोजन के दूसरे पक्ष में मानव समुदाय द्वारा वातावरण को परिवर्तित करने संबंधी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। शीतकाल में जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोग हैं वो मकानों को गर्म करते हैं। गर्म रखना उनकी अनिवार्यता, उनकी ज़रूरत हो जाती है। इसी प्रकार उष्ण प्रदेशों में मकानों की बनावट इस प्रकार की होती है ताकि उनमें धूल प्रविष्ट ना हो और उनमें प्राकृतिक वातानुकूलन बना रहे। वातावरण में रूपांतर करके अपने अनुकूल बनाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हम देखें तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि वातावरण में रूपांतरण करके उसको अपने अनुकूल बना लिया जाता है। जैसे कि सूखे प्रदेश हैं, वहाँ पर वर्षा की कमी होती है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा की कमी को किस तरह से पूरा करता है किसान? सिंचाई, फसलों की सिंचाई करके और सिंचाई की भिन्न भिन्न जल की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई की अलग अलग विधियों को अपनाकर वर्षा की कमी को पूरा करता है। फिर जैसे पश्चिमी, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान है, उसके शुष्क प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा कृषि का विकास किया गया है, बहुत अच्छा विकास किया गया है। तो ये वातावरण समायोजन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और भारत के अलावा चीन, जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, तुर्कमेनिस्तान, मिस्र, इन सब देशों में भी नहरें और कुएं बना लिए गए हैं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा की कमी को दूर करने के लिए, सिंचाई का साधन जुटाने के लिए। सहारा और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में पाताल तोड़ कुएं बना लिए गए हैं, उनके द्वारा जल प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा ये इस प्रकार वर्षा की कमी का समायोजन देखा हमने। इसी प्रकार जिन प्रदेशों में मृदा कम उर्वर होती है वहाँ उर्वरकों का प्रयोग कर लिया जाता है और उर्वरकों का प्रयोग करके सघन कृषि की जाती है। इसी प्रकार जब धरातल उबड़ खाबड़ होता है तो फिर उसको समतल करके कृषि कर लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि कर लेते हैं। पहाड़ी भागों में भी यातायात के साधनों का विकास कर लेते हैं। कैसे? घुमावदार यातायात के जो मार्ग होते हैं वो घुमावदार बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा पहाड़ी भागों में यातायात के साधनों का एक अन्य समायोजन है, अनेक स्थानों पर सुरंग बना लेते हैं। सुरंग बनाकर भी उन्हें यातायात के मार्ग का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार नदियों पर पुल बनाकर यातायात को संभव बनाया जाता है। भारत में भी पुल और सुरंगों के द्वारा बनी कोंकण रेल परियोजना ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि यातायात के लिए
मनुष्य अपने अनुकूल क्या क्या प्रक्रियाएं कर सकता है, कैसे समायोजन करता है। इस प्रकार समायोजन के प्रादेशिक पक्ष में मनुष्य ने अपने कौशल से भूगर्भ में छिपे खनिजों को खोज निकाला और फिर प्रकृति ने विभिन्न प्रदेशों में अपनी जलवायु दशाओं द्वारा कृषि फसलों और वनस्पति वितरण को सीमांकित कर रखा है। जैसे गेहूँ है वो स्टेपी, प्रेरी, पंपाज इन जैसे शीतोष्ण प्रदेशों में मुख्यतः पैदा किया जाता है। चावल है वो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है उसमें पैदा होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर समायोजन की विभिन्न स्थानीय भिन्नताएं मिलती हैं। यद्यपि मानवीय कौशल से प्रकृति में विकास किया गया है और फिर प्राकृतिक सीमाओं का भी प्राकृतिक सीमाएं हैं वो अपना महत्व बनाए रखती हैं। तो ये था समायोजन का प्रादेशिक पक्ष और ये पूरा था अपना वातावरण समायोजन का मानव भूगोल का मूलभूत सिद्धांत। थैंक यू।